हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, अपनी स्टडीज अच्छे से कर रहे होंगे। आज से मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने वाली हूँ। जो स्टूडेंट्स या जो एस्पायरेंट्स जो टेट को फोकस करके चल रहे हैं, जो कि अभी दिसंबर में हमारा कंडक्ट होना है, या जो एग्जाम डेट आई है दिसंबर की, तो उन लोगों के लिए मैं ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेकर आई हूँ। यहाँ पे आपको डेली 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको पता लगे कि जो पहले किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एचटेट में, या किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके जो अभी एग्जाम होने वाला है, या जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, दिसंबर में। तो ये सीरीज हमने शुरू करी है। सो बूस्ट योर एचटेट प्रिपरेशन विद PYQs। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रॉशेच इंक ब्लॉट टेस्ट। अब देखो, ये रॉशेच इंक ब्लॉट टेस्ट है क्या? ठीक है, तो ये रॉशेच जो है, इन्होंने एक इंक ब्लॉट टेस्ट दिया था किसके बारे में? पर्सनालिटी को क्या करने के लिए? पर्सनालिटी को हमारी चेक करने के लिए कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस तरीके की है। तो ये क्या है, ये इसको हम आगे देखो। इस तरीके का एक फॉर्म दिया था, या इस तरीके के कुछ इंक ब्लॉट्स दिए थे रॉशचैक ने। किस बारे में? कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। इस टेस्ट में ये था कि कि काफी सारे इंडिविजुअल, जो काफी सारे लोग इन्होंने लिए, ठीक है, उनमें से ये 10 इंक ब्लॉट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने हर एक इंडिविजुअल को एक एक इंक ब्लॉट पकड़ाया और इन्होंने कहा कि किस आप लोगों को इस जो इंक ब्लॉट या एक इमेज है, हम कह सकते हैं, जो ये इंक ब्लॉट है, जो एक इमेज है, इसमें आपको क्या, अगर हम एक बारे में उसको देखें तो आपको क्या दिखता है। तो उससे ये पता लगाते हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, और उसे क्या दिखता है, किस चीज पे बेस्ड है? ये बेस्ड है एक इंसान के मेंटल थॉट। क्या उसका मेंटल थॉट क्या है किसी, या ठीक है, या उसकी स्थिति क्या है उस टाइम की। ठीक है, ये उन थॉट्स को निकालता है, जो ये इंक ब्लॉट टेस्ट है, जो सप्रेस हो चुके हैं, जो हमारा इंटरनल इंडिविजुअल है ना, जो किसी के सामने नहीं आता, उन चीजों को ये पर्सनालिटी टेस्ट निकाल के लेके आता है। किनके थ्रू? इन इंक ब्लॉट टेस्ट के थ्रू, जो रॉथस्चाइल्ड ने दिया। ठीक है, तो ये जो इसमें क्या थे, इसमें हमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा इसमें हमें? एक सेकेंड, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें हमें 10 इंक ब्लॉट देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 10 इंक ब्लॉट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 इमेजेस देखने को मिलती है। जो पजल इमेजेस हम इनको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पजल इमेजेस। ठीक है, पजल इमेजेस हम इनको कह सकते हैं। ये जो पजल इमेजेस है ना, इसमें से जो 5 इंक बॉट्स थे, जो 5 इंक बॉट्स थे, वो तो थे ब्लैक और ग्रे कलर के। ठीक है, और जो 2 इंक बॉट्स थे, जो 2 इंक ब्लॉट्स थे, वो थे ब्लैक और ग्रे एंड रेड। ब्लैक, ग्रे और रेड। ठीक है, और बचे हुए जो 3 इंक ब्लॉट्स थे, वो थे मल्टी कलर। ठीक है,
तो ये 10 इंक ब्लॉट्स थे या 10 हम कह सकते हैं पैटर्न या इमेजेस थे या पजल इमेजेस थी जो कि हर एक इंडिविजुअल को दिया गया उनकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी रखते हैं, जिस तरीके की उनको इमेज शो होती है। मान लो अगर एक इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है तो उसको उस इमेज में एक इस तरीके का डेविल दिखेगा या इस तरीके की कोई नेगेटिव चीज उसको उस इमेज में देखेगी अगर वो इमीडिएट उस इमेज को देखता है तो। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा काइंड है या बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है उसका, तो हो सकता है उसे एक ऐसी चीज दिखे जो एक पॉजिटिव शो करे, पॉजिटिविटी शो करे, उसे इस तरीके की इमेज दिखे। तो ये बेस्ड है कि आपका इंटरनल कैसा है, आपका मेंटल जो कंडीशन है वो कैसी है, इस चीज पे फोकस करता है या बेस्ड है कि उसको क्या दिखता है उस इमेज में और या क्या है उसकी पर्सनालिटी। तो ये थे इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, जो कि रॉथस्चाइल्ड ने दिया हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाउ मेनी ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रॉथस्चाइल्ड इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट अगर हमें हिंदी में बोलूं तो रॉथस्चाइल्ड स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने थे, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ब्लैक और जो ग्रे या ब्लैक और व्हाइट कलर के जो हमारे कार्ड थे वो कितने थे, वो थे हमारे 5। क्या थे, वो थे हमारे 5 कार्ड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 कार्ड्स। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता कि ब्लैक व्हाइट और रेड कलर के कितने हैं तो हम बोलते 2 है, या हमसे पूछा जाता मल्टी कलर कितने हैं तो हम बोलते कि 3 मल्टी कलर्ड कार्ड्स या इंक ब्लॉट इमेजेस उन्होंने दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म। देखो इसमें से जो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, तो ऐसा कौन सा है ये देख। यहाँ पे जो हमारे फ्रूड हैं वो हमारे किससे बिहेवियरिज्म से बिलोंग नहीं करते, या यानी कि जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उससे हमारे जो फ्रूड है, सिगमंड फ्रूड जो है वो उन्हें उनसे बिलोंग नहीं करते। तो इसका जो आंसर है वो है सिगमंड फ्रॉइड, जिसको कि हम, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12 years ट्रस्ट। अब देखो यहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ी थी कौन सी, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हमने कुछ 8 स्टेजेस पढ़ी थी। इन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो इन 8 स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें या तो वो बैलेंस में हो जाएगा या तो वो डिसबैलेंस कर जाएगा अपनी लाइफ में, अगर वो उस स्टेज को सक्सेसफुली उसको उस स्टेज के जो डेवलपमेंटल टास्क हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो हमने यहाँ पे कुछ 8 स्टेजेस को डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि ये इसको, क्योंकि हमें साथ के साथ रिवीजन करनी है तो हमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल स्टेजेस है, साइको सोशल थ्योरी जो दी उसमें इन्होंने 8 स्टेजेस दी। कौन सी 8 स्टेजेस वो दी उनको देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले जो था वो था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 to 1 ईयर के बीच में था, जिसमें जो वर्च्यू होती है वो होती है होप, जीने की होप, जीवन जीने की होप बच्चे के अंदर आती है। ट्रस्ट या वर्सेस मिसट्रस्ट, या बच्चे के अंदर ट्रस्ट इनकलकेट हो जाएगा या बच्चा मिसट्रस्ट करने लगेगा। यानी कि अगर उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं अच्छे से तो वो क्या करेगा, ट्रस्ट करने लग जाएगा अपने पेरेंट्स पे, उसके अंदर एक ट्रस्ट की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, ट्रस्ट की फीलिंग को वो डेवलप करेगा। बट उसकी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि नरिशमेंट, अफेक्शन, ठीक है, ये सब अगर उसको नहीं मिलता है तो वहां पे उसके अंदर मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है। जो सेकेंड स्टेज है वो है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। जो अर्ली चाइल्डहुड का ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे जो होप या वर्च्यू हम कह सकते हैं वो डेवलप होती है विल, ठीक है। इंडिपेंडेंस एंड मेंटल, यहाँ पे क्या होता है, बच्चा क्या होता है, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी आ जाती है। अगर वो चीजें अपने आप से नहीं कर पाता, यानी कि अपने आप से ड्रेस अप नहीं हो पाता, ठीक है, अपने आप से वो अपना खाना नहीं खा पा रहा, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या होगा, अगर वो ये सारी चीजें कर लेता है तो वो ऑटोनॉमी, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बट अगर बच्चा इन सब चीजों को नहीं कर पा रहा है, उस स्टेज की डेवलपमेंटल टास्क यानी कि खुद से ड्रेसअप होना, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में
खुद से ड्रेसअप होना, खुद से खाना खाना, ठीक है, टॉयलेट खुद जाके करना, ठीक है। तो ये सब इस टाइम पे क्या होता है, अगर बच्चा ये नहीं कर पाता है तो बच्चे के अंदर एक शेम और डाउट की फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो वर्च्यू जो डेवलप होती है वो होती है यहाँ पे पर्पस। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से इनिशिएटिव लेने लग जाता है, चीजें क्वेश्चंस पुट अप करता है। अगर उसके क्वेश्चन के आंसर्स के पेरेंट्स या उसके जो और अथॉरिटीज हैं वो देते हैं तो बच्चे के अंदर एक इनिशिएटिव की फीलिंग डेवलप होगी। बच्चा खुद आगे से और चीजें पूछेगा और चीजें और बढ़कर वो चीजों में पार्टिसिपेट करेगा, इनिशिएट लेगा चीजों को, ठीक है। बट अगर वो क्वेश्चंस को नहीं आंसर देते हैं या उसको इग्नोर करते हैं उसके क्वेश्चंस को, तो बच्चे के अंदर एक गिल्ट की फीलिंग यहाँ पे डेवलप होगी। वो आगे से कभी भी कोई चीज इनिशिएटिव नहीं लेगा, आगे से कभी पहल नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसमें जो वर्च्यू डेवलप होती है वो है कॉम्पिटेंस। इसमें क्या है, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटीज व्हेन कॉम्पिटेंट और सेंस ऑफ इंफीरियरिटी व्हेन नॉट, ठीक है। क्या होता है, बच्चा यहाँ पे इस टाइम क्या होता है, जो ये जो स्टेज है वो स्कूल एज का टाइम है, ठीक है ना। तो इस टाइम बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो इस टाइम पे बच्चा अगर अपने जो उसका स्कूल का जो स्कूल के जो टास्क हैं, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज हैं, अगर उसमें बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रहा है दूसरे बच्चों की तरह, तो उसके अंदर एक इंडस्ट्री की फीलिंग डेवलप होगी, यानी कि मेहनत की फीलिंग यहाँ पे डेवलप होगी। बट अगर बच्चा उस एक्टिविटीज में फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उन एक्टिविटीज को बाकी बच्चों की तरह पूरा नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे के अंदर एक इंफीरियरिटी की क्वालिटी है, इंफीरियरिटी की जो फीलिंग है वो डेवलप होगी। वो अपने आप को दूसरों से कम समझने लगेगा, कम आंकने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। यहाँ पे जो वर्च्यू आती है डेवलप होती है वो होती है फिडेलिटी। यहाँ पे क्या होता है, या तो इंसान अपनी आइडेंटिटी को गेन कर लेगा, कोई भी इंडिविजुअल, या तो वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर रोल कंफ्यूजन में रहेगा। एक्सपेरिमेंट विद द डेवलप आइडेंटिटी एंड रोल्स। यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने आप को यहाँ पे रेडी कर रहा होता है, किसमें, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में, ठीक है। तो वो चीजों को एक्सप्लोर करता है। यहाँ पे क्या होता है, स्कूल एज होता है 11th-12th का टाइम पीरियड जो होता है हमारा 12 से 18 साल तक का, 11th 12th 10th। तो यहाँ पे क्या कर रहा होता है, बच्चा अपने आप को रेडी कर रहा होता है अपनी आइडेंटिटी को गेन करने के लिए। और नेक्स्ट स्टेज में जाके वो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से इंटीमेसी रिलेशनशिप्स या कह सकते हैं हम, ठीक है, या लव लाइफ, लव मैरिज लाइफ, इन सब में आके वो नेक्स्ट स्टेज में जो कि हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है उसमें आके यहाँ पे बच्चा क्या करता है, रिलेशनशिप्स, ठीक है, लविंग रिलेशनशिप्स हम कह सकते हैं, इंटीमेसी हम कह सकते हैं। ये नेक्स्ट में आ जाता है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और वर्च्यू यहाँ पे डेवलप होती है लव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। वर्च्यू यहाँ पे क्या आती है, केयर, यानी कि कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड बी द पार्ट ऑफ फैमिली। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसने सोसाइटी के लिए क्या किया, अपनी फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसका, अपनी सोसाइटी के थ्रू उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, या क्या अपॉर्चुनिटीज उसे मिली, जो उसे अपॉर्चुनिटीज मिली क्या उसने उनको फुलफिल किया या उन पे वो खड़ा उतरा, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो अगर ये चीज वो नहीं कर पाता या वो सोचता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, आप सोसाइटी के लिए ना अपनी फैमिली के लिए किया, ना उनके अच्छे से अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छे से करी, तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी लाइफ में स्टैग्नेशन यानी कि ठहराव आ जाता है, ठीक है। तो ये दो वर्सेस है, यानी कि या तो वो जो टास्क है उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहे हो, अपनी डेवलपमेंटल जिसकी डेवलपमेंट हो रही है उसमें आगे बढ़ जाए, या तो वो उनको फुलफिल ना कर पाए, ठीक है ना, और वहीं की वहीं उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टेगनेंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है हमारी 8th, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वर्च्यू है वो है विजडम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल है ना वो अपनी होल लाइफ, जो उसकी होल पास्ट लाइफ होती है उसके बारे में बैठ के सोचता है कि उसने अपनी होल लाइफ में क्या किया, जिस तरीके की लाइफ उसने सोची थी क्या वो लाइफ उसने जी है, ठीक है। जिस तरीके की लाइफ उसने सोची थी क्या उस लाइफ को वो क्या हम कह सकते हैं कि उस लाइफ को जीने के लिए क्या वो सक्सेसफुल हो पाया है उस चीज में, ठीक है। और अगर वो सब ये चीजें नहीं होती, उसे लगता है कि नहीं भाई जो मैंने सोचा था वो लाइफ मैंने नहीं जी है, तो उसके अंदर एक डिस्पेयर की फीलिंग यहाँ पे डेवलप होती है। तो ये 8 स्टेजेस यहाँ पे हमने पढ़ी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं। According to the Erik Erikson theory of psychosocial development, which stage is related to the age of 6 to 12 years? एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है, या 6 से 12 कौन सी स्टेज होती है हमारी, देख लेते हैं हम। यहाँ पे 6 से 12
6 से 12 यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि या तो जो एक इंडिविजुअल है वो अपने टास्क को, अपने जो स्कूल टास्क है या उसकी मम्मी ने या उसकी मदर ने या उसके पेरेंट्स ने उसे जो कोई टास्क दिया है, ठीक है, अगर वो फुलफिल कर लेता है इन चीज़ों को तो इसके अंदर इंडस्ट्री की फीलिंग डेवलप होती है। बट अगर वो नहीं कर पाता है या उन डेवलपमेंटल टास्क को फुलफिल नहीं कर पाता है तो बच्चे के अंदर एक इंफीरियर यानी कि वो अपने आप को सबसे अलग, सबसे कम आंकना यहाँ पे शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है, यानी कि अध्यवसाय बनाम हीनता। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Responses that produce a satisfying effect in a particular situation become more likely to occur again in that situation. This law of learning given by, यानी कि प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है सीखने या का यह नियम किस द्वारा दिया गया। देखो, ये जो थ्योरी है ना हमारी, ये किसकी थ्योरी है? ये E.L. थॉर्नडाइक की हमारे देखने को मिलती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसमें ही इन्होंने कुछ लॉ ऑफ लर्निंग हमें दिए हैं जिससे ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है कि वो क्या लॉ ऑफ लर्निंग है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो लॉ ऑफ लर्निंग। सबसे पहले देखो, यहाँ पे लॉ ऑफ लर्निंग की E.L. थॉर्नडाइक ने बात करी, लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दो लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है वो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में है, लर्निंग से है। इसमें हमें इन्होंने 3 लॉज दिए। सबसे पहला इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 इन्होंने दिए, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस को। लॉ ऑफ रेडीनेस यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो, किसी भी चीज को करने के लिए एक बच्चे का खुद का रेडी होना बहुत जरूरी है। अगर वो दिल दिमाग मन से अगर वो किसी चीज को करने के लिए तैयार है तो ही वो उस चीज में क्या कर सकता है, कह सकते हैं उसमें वो अच्छा कर सकता है, या मतलब उसमें हो सकता है वो चीजों को अच्छे से करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है लॉ ऑफ रेडीनेस कि भाई एक इंडिविजुअल का रेडी होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट या किसी एक्टिविटीज को फुलफिल करने में। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल को इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि बच्चा अपने मन से स्व इच्छा से बच्चा क्या करे, रेडी हो चीजों को करने के लिए, उसको मजा आए। यानी कि यहाँ पे बच्चे को रेडी करने की बात हो रही है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि एक इंडिविजुअल को इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो कि वो किसी भी एक्टिविटी में, कोई भी वर्क है उसमें एटलीस्ट रेडी हो चीजों को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पे क्या है? देखो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में हम कह सकते हैं प्रैक्टिस। देखो, हमें मैथ्स के, मान लो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम एक बार उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। एक बार करने से हमें मैथ्स के क्वेश्चन समझ तो आ जाते हैं, बट अगर हम उन्हें कुछ टाइम के लिए नहीं करते हैं या हम उनके साथ यूज में नहीं रहते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग से स्किप होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कह रहा है कि बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस जब तुम करोगे ना तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छे से आपको आ जाएगी, फिर आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे 2 चीजें देखने को मिलती है लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, एक यूज, एक डिसयूज। यानी कि अगर मान लो कोई स्टिमुली, हम कह सकते हैं, या किसी तरीके का ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई उद्दीपक ही नहीं मिलेगा, जैसे आपने मान लो आपको कार चलानी आती थी, ठीक है ना, बट काफी टाइम 1 साल हो गया, आपको वो उद्दीपक ही नहीं मिला, आपने वो कार चलाई ही नहीं,
तो वो यूज में नहीं रहेगी, तो वो तो आ जाएगा डिसयूज में। तो आपको क्या होगा, उसकी जो लर्निंग है वो कम हो गई ना। आपको आती है बट लर्निंग तो कम हुई ना, जब आपने उसको 1 साल तक यूज ही नहीं किया। और कोई चीज होती है जैसे जो यूज में रहती है, वो चीज या वो लर्निंग ज्यादा परफेक्ट होती है, ठीक है, ज्यादा फाइन लर्निंग वो होती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कह रहा है, किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार उसको दोहराना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस पे हम इसको कह सकते हैं कि बार बार किसी चीज को अच्छे से करने के लिए बार बार उसका प्रयास करना उसके लिए, ठीक है, बार बार उस चीज की एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करना। और लॉ ऑफ इफेक्ट, जिससे कि हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि मान लो कोई एक टीचर है, वो जो किसी क्लास को लर्निंग करा रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। अगर उस टीचर का जो लेक्चर है या उस टीचर का जो वो पढ़ा रही है वो इफेक्टिव हुआ, तो क्या करेगा बच्चा, बार बार आएगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, बार बार वो कहेगा हाँ भाई वो टीचर आएगी तो मजा आएगा लर्निंग में, ठीक है ना। बट अगर वो टीचर इस तरीके से लेक्चर मेथड का यूज करके या सिर्फ बोलकर ब्लैक बोर्ड का यूज कर पढ़ाकर चली जाती है, तो बच्चा क्या कहेगा, नहीं भाई बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं, ठीक है, हमें उस टीचर से नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे ये वही कह रहा है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कहना चाहता है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूसिंग अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देखो जैसे टीचर है, टीचर का क्या है, अगर वो पॉजिटिव तरीके से अपना लेसन देकर जाती है तो बच्चे के आगे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बच्चा बार बार उससे पढ़ने का मन करेगा बच्चे का, अब वो उसी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और अगर टीचर जो है वो अच्छे से ना पढ़ाए, सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज करके लेक्चर मेथड देकर चली जाए, तो बच्चा बार बार वहां पे जाने का नहीं वो करेगा, उसका मन नहीं करेगा क्योंकि वो बोर हो जाएगा। तो इन्होंने यही कहा है कि इफेक्ट इस तरीके का कि बच्चे का जो बार बार मन करे उस टीचर से पढ़ने का या उस सिचुएशन में जाने का। तो ये जो हमारा कह सकते हैं जो लॉ ऑफ लर्निंग है, ये किसने दी है, तो ये जो लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, बार बार जो इफेक्ट टीचर का पड़ा है उसकी वजह से बच्चा बार बार क्या कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है उस टीचर से पढ़ना, या अच्छा लग रहा है उस सिचुएशन में वापस जाना। तो यहाँ पे यही कह रहा है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके फिर से होने की भावना अधिक हो जाती है, यानी कि बच्चा बार बार उस टीचर से पढ़ने के लिए प्रेरित होता रहेगा अगर टीचर अच्छे से टीचर का इफेक्ट अच्छा पड़ता है तो बच्चे पे। तो ये कौन सी लॉ ऑफ लर्निंग है और ये लॉ ऑफ लर्निंग किसने दी, तो ये जो लॉ ऑफ लर्निंग है ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। और ये किसने दिया, ये दिया E.L. थॉर्नडाइक ने, ठीक है, किसने दिया, E.L. थॉर्नडाइक ने। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा और क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो जो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ना मोटिवेशन की, ये किसने दी, तो ये देख लेते हैं। और ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है क्या, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ना, इसमें क्या है, मोटिवेशन की एक थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ होमोस्टेसिस। देखो होमोस्टेसिस क्या होता है, यहाँ पे लैक ऑफ होमोस्टेसिस होता है, यानी कि यहाँ पे जो नीड है या जो ड्राइव है ना वो क्या है, बिल्कुल लो है, क्योंकि अभी एक इंडिविजुअल को किसी चीज की भी नीड नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लैक ऑफ होमियोस्टेसिस। तो यहाँ पे क्या, अभी जो ड्राइव है बिल्कुल शांत है, उसे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये है लैक ऑफ होमियोस्टेसिस। अब क्या हुआ भाई, एक इंडिविजुअल है, उसे नीड है, किस चीज की, हंगर हो सकता है, मान लो उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो इसके अंदर क्या आया, एक ड्राइव आई एक इंडिविजुअल में, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल नीड है कि उसे भूख लगी है, ठीक है, एक इंडिविजुअल के अंदर ड्राइव आया किस चीज, यानी कि उसको नीड है, ठीक है, नीड से क्या हुआ, मान लो नीड हंगर है, उस इंडिविजुअल के अंदर ड्राइव आया, यानी कि वो अब एक्शन लेगा किस चीज के लिए, अपनी हंगर को या जो उसको भूख लगी है उसको मिटाने के लिए जो वो एक्शन लेगा, ठीक है, या उसके पीछे की जो स्टार्विंग है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके लिए वो एक्ट करेगा। वो जो स्टार्विंग है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो उसे क्या, उसकी वजह से वो किस चीज को लेकर एक्ट करेगा कि भाई उसको खाना चाहिए, मूविंग टू एक्ट, फिर वो एक्ट करेगा क्या, खाना खाएगा, ठीक है, अगर फ्रस्ट्रेशन है तो रनिंग के लिए वो जाएगा, ठीक है। और जब वो उसकी जो ड्राइव है वो शांत हो जाती है ना, तो फिर एक इंडिविजुअल क्या हो जाता है,
होम्योस्टेसिस यानी कि बैलेंस उसके अंदर आ जाता है। फिर एक इंसान शांत हो जाता है यानी कि लैक ऑफ होम्योस्टेसिस हो जाता है। फिर उसके अंदर एक नीड होती है, उस नीड की वजह से उसके अंदर एक ड्राइव आती है, यानी कि एक ड्राइव आती है, या तो फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा। जैसे देखो अभी आप शांत है, ठीक है, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, ठीक है, जो वो गुस्सा, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आप शांत है बिल्कुल, भाई आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, तो भाई आप पैदल कॉलेज जाते थे, आप नहीं जा पा रहे, आप पैदल, इससे ज्यादा आप और पैदल कॉलेज नहीं जा सकते, तो आपकी नीड क्या है कि आपको बाइक लेनी है, ठीक है, बाइक लेनी है। उस बाइक लेने के लिए आपके अंदर एक ड्राइव आएगी, यानी कि वो बाइक आप कैसे लें, उस बाइक को लेने के लिए आप उत्तेजित हैं, ठीक है, या आप क्या फील कर रहे हो उस टाइम पे, और उस बाइक को खरीदने का जो एक्शन है या वो जो ड्राइव है कि भाई आपको, आप पैदल चल रहे हो या आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से कि भाई तुम्हारे पास तो बाइक नहीं है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन हम कह सकते हैं या जो वो ड्राइव है ना, उससे आपके अंदर एक मोटिवेशन टू एक्ट यानी कि एक एक्शन करने का मोटिवेशन आया कि भाई नहीं अब तो मुझे बाइक लेनी है, भाई मैं और नहीं सह सकता, मैं पैदल नहीं जा सकता, अपने दोस्तों के ताने नहीं सुन सकता। फिर उन्होंने आपने बाइक खरीदी और फिर क्या आया, फिर आपके अंदर होम्योस्टेसिस यानी कि एक बैलेंस आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये साइकिल जो है ये चलती रहती है कि पहले आप बैलेंस में है, फिर आपको एक नीड होगी किसी चीज की, उसके लिए आपके अंदर ड्राइव आएगी, ठीक है, ड्राइव आने के बाद उस ड्राइव को फुलफिल करने के लिए आप एक एक्शन करेंगे, और उस एक्शन करने के बाद वो जो ड्राइव है आपकी फुलफिल हो जाएगी, या वो जो कोई भी इच्छा है आपकी वो फुलफिल हो जाएगी जो नीड थी, और फिर आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहती है मोटिवेशन की। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखते हैं कि द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है। तो जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो हमें हल ने दी है। किसने दी है? हल ने। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? तो हल है, ठीक है। ये 2021 के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेल्डन हैज डिवाइड ऑल ह्यूमन बीइंग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द फिजिकल डायमेंशन। व्हाट इज दिस मेथड ऑफ पर्सनालिटी स्टडी? शेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है? देखो इसको हम समझते हैं। ये है कि ये एक पर्सनालिटी की हम थ्योरी है जो कि शेल्डन ने हमें दी है। और भी पर्सनालिटी की थ्योरी है जिनको हम अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, या और आगे भी करेंगे। तो इन्होंने 3 पार्ट्स में एक ह्यूमन बॉडी की पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। किस किस में? एंडोमॉर्फ, ठीक है, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। देखो एंडोमॉर्फ को हम वेसरेटोनिक भी कहते हैं, मीजोमॉर्फ को हम समोटोटॉनिक भी कहते हैं, और जो एक्टोमॉर्फ है इसको सेरिब्रोटॉनिक भी हम कहते हैं। अब देखो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या इनकी शेप होती है या क्या सैंपल स्ट्रक्चर इनका होता है वो देख लेते हैं। जो हमारे एंडोमॉर्फ होते हैं ना, जो हमारे एंडोमॉर्फ होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा चब्बी होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हेल्दी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत थोड़े मोटे होते हैं ये लोग, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोशेबल होते हैं, लोगों से बात करना इनको अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा टॉलरेंट पावर इनके अंदर होती है, लविंग होते हैं, पीसफुल होते हैं, काइंड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनका जो शेप होता है वो प्लम यानी पियर टाइप इनका एक शेप होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम मीजोमॉर्फ जो है सोमैटोटॉनिक हमारा। इसमें जो एक इंडिविजुअल होता है वो एक्टिव होता है, विगरस होता है, कॉम्बेटिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हम कह सकते हैं इसमें इंडिविजुअल होता है, बहुत ज्यादा बॉडी शॉडी उसकी होती है, ठीक है, अच्छे खासे मसल्स जो होते हैं उनका पूरा अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं उसके मसल्स, ठीक है। यहाँ पे जो शेप है वो मस्कुलर शेप है एक इंडिविजुअल की, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इमेज में ये रहा, ठीक है। फिर आता है एक्टोमॉर्फ यानी कि सेरिब्रोटॉनिक। इसमें होता है क्वाइट फ्रिगाइल, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं थिन जो होता है ना एक इंसान, वो होता है हमारा क्या, एक फ्रेजाइल इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे ये लेजी होते हैं, एक्टिव नहीं होते, ठीक है। पुअर मसल्स होते हैं, बिल्कुल इनमें मसल्स का कोई नहीं होता, सिर्फ हड्डियां इनमें हमें दिख रही होती है, जैसे ये रहा आपका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं। शेल्डन हैज डिवाइड ऑल ह्यूमन बीइंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द फिजिकल डायमेंशन। व्हाट इज दिस मेथड ऑफ पर्सनालिटी स्टडी? देखो इसको मेथड को क्या कहते हैं? टाइप मेथड है ये, किसका? शेल्डन का, जिन्होंने हमें इन 3 पार्ट्स में ह्यूमन पर्सनालिटी को डिवाइड किया। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइप,
मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। देखो, लर्नर हमने पढ़ा था, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, इन चीजों के बारे में हमने अपना जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जो हमने टॉपिक किया था क्लासेस में, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं है जो स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर जो टीचिंग है उसको फुलफिल नहीं करती। तो देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग तो है हमारा, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें भी बच्चा क्या करेगा, एक दूसरे के साथ घुलेगा मिलेगा, या फिर बच्चा एक्टिवली रोल। अब देखो, जहां बच्चा एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा ना, वो हमारा टीचर सेंटर हो जाता है। यानी कि जहां भी बच्चा एक्टिवली रोल प्ले करेगा वो हो जाएगा बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जहाँ पे बच्चे को एक्टिव रखा जाएगा, बच्चे को एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग है, क्या होगा भाई, बच्चों का ग्रुप बनेगा, बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे के थॉट्स को समझेगा, आइडियाज को लेगा, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेगा, अपना पर्सपेक्टिव वहां पे रखेगा। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में तो बच्चा एक्टिव है ना, तो ये तो हमारा लर्निंग सेंटर टीचिंग लर्निंग हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे भी बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरे के पर्सपेक्टिव को अपने पर्सपेक्टिव देगा। ग्रुप में है तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे वो डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी बच्चा एक्टिव है। फिर आ जाता है हम प्रोजेक्ट मेथड पे। प्रोजेक्ट में भी यही बच्चा एक दूसरे के साथ बात करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, एनालिसिस करेगा चीजों का, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे बच्चा एक्टिव है। बात आ गई लेक्चर मेथड की। अब लेक्चर मेथड में क्या है भाई, बच्चे यहाँ पे पैसिव रोल प्ले कर रहा है और टीचर जो है यहाँ पे क्या करेगी, एक्टिव रोल प्ले करेगी। इसीलिए जो यहाँ पे नॉट अ लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी वो है लेक्चर मेथड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम करता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है, यानी कि व्याख्यान विधि जो है हमारी, वो हमारी लर्नर सेंटर स्ट्रैटेजी नहीं है, वो टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु प्रपाउंडेड द थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे आप समझ पा रहे हैं, ये इंटेलिजेंस की थ्योरी हमें दी है। थ्री डायमेंशनल थ्योरी किसने दी है, देखो थ्री डायमेंशनल थ्योरी में क्या है वो देख लेते हैं कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी सबसे पहले है क्या। देखो, जो हमारी थ्योरी है थ्री डायमेंशनल थ्योरी, इसको 3D थ्योरी भी कह देते हैं। देखो, ये किसने दी, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये किसने दी, तो जो ये हमारी 3D थ्योरी है ना, ये दी है किसने, J.P. गिलफोर्ड ने, यानी कि जे पॉल गिलफोर्ड ने हमें ये थ्योरी दी है। किसने दी है, जे पॉल गिलफोर्ड, ये थ्योरी हमें दी है। ठीक है, कौन सी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी। अब देखो, ये जो जेपी गिलफोर्ड की जो थ्योरी है ना, इसको क्रिटिसाइज किया स्पीयरमैन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है कि किसने क्रिटिसाइज किया, तो जो स्पीयरमैन थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। बट जो ये थ्योरी है ना, ये किससे इंस्पायर्ड है, यानी जो थ्री डायमेंशनल थ्योरी है वो किससे इंस्पायर्ड है, थर्स्टन की जो थ्योरी है। अब थर्स्टन की कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, तो थर्स्टन की जो हमारी थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, उससे हमारा ये इंस्पायर्ड है। जेपी गिलफोर्ड है, उससे रिलेटेड इन्होंने इंस्पायर होकर ये थ्योरी दी है। कौन सी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी। अभी थ्री डायमेंशनल थ्योरी में क्या है, देखो यहाँ पे है ना, हमें कुछ 3 टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया। अब वो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है हमारा, देखो यहाँ पे 3 तरीके का स्ट्रक्चर दिया गया। सबसे पहले जिसमें फर्स्ट में आ जाते हैं हमारे, क्या आता है हमारा, मेंटल, जिसे कि हम इंटेलेक्चुअल भी कह देते हैं। कुछ एलिमेंट्स दिए इसमें, जिसमें कि हमारे मेंटल और इंटेलेक्चुअल जो है उसमें हमें 5 एलिमेंट्स देखने को हमें मिलते हैं। ये इंटेलेक्चुअल की, हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस की एक थ्योरी है जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दी। ठीक है, किससे इंस्पायर्ड होके, थर्स्टन की जो हमारी थ्योरी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, उससे इंस्पायर्ड होके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल या मेंटल हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, मेंटल कंटेंट हम इसको कह सकते हैं पहला। दूसरा है हमारा यहाँ पे मेंटल ऑपरेशंस,
जिसमें हमें 6 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर है हमारा मेंटल प्रोडक्ट, जिसमें हमें 6 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम ये देखें, इनको प्रॉपर प्रोडक्ट देखें तो इनका हम ये कि ओवरऑल कितने एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 इंटू 6 यानी कि 180 एलिमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये पहले अगर हम बात करें तो 150 या पहले 130 फिर 150 और अब जो प्रेजेंट की हम बात करें तो 180 एलिमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब मेंटल कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन और मेंटल प्रोडक्ट ये है क्या, ये देख लेते हैं। देखो, जो ब्रेन की यहाँ पे बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल की, हमारा 3 डायमेंशनल की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि हमारी हाइट वेट और ब्रेथ, ठीक है, तीनों की बात हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लें तो मेंटल कंटेंट यानी कि उस मेंटल कंटेंट यानी कि जो कंटेंट है, यानी कि जैसे हमारी मेमोरी है यहाँ पे, ठीक है, या ठीक है, और यहाँ पे आता है मेंटल ऑपरेशन, यानी कि क्या एक्टिविटीज है, यानी कि वो जो एक्टिविटीज है और वो कंटेंट वो किस तरीके से प्रोसेस कर रही है। ठीक है, और प्रोसेस से क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, ये है पूरा प्रोसेस आपका 3 डायमेंशन का। यानी कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो वो एक्टिविटीज हो रही है, वो जो कंटेंट है, जो मेमोरी है, किस तरीके से उस कंटेंट को प्रोसेस कर रही है, और उस प्रोसेस से दोनों के जो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट है, दोनों के प्रोडक्ट से जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो हमारा मेंटल ऑपरेशन है। तो ये था इन तीनों में कनेक्शन। आई होप आपको इन तीनों का कनेक्शन समझ आएगा, यानी कि जो एक्टिविटीज है वो उस कंटेंट को किस तरीके से प्रोसेस कर रही है, किस तरीके से उस कंटेंट पे वर्क कर रही है, और उन दोनों के मिलन से जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो है मेंटल प्रोडक्ट, जिसमें हमारे 6 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ। जैसे ये है, कुछ हमारा ऑपरेशंस है यहाँ पे, जैसे इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट। ऑपरेशन क्या है भाई, इवैल्यूएशन करना। ठीक है, और यहाँ पे जो कंटेंट है हमारा ये है। ठीक है ना, कोई एक्टिविटी है किसी तरीके की, तो जो ऑपरेशन हो रहे हैं, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन हो रहा है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन मेमोरी का, कॉग्निशन हो रहा है। मान लो कोई भी हमें एक्टिविटी यानी कि कोई टॉपिक दिया, उस पर हमें क्या एक्टिविटी करनी है भाई, उस एक्टिविटी पे हमें डिस्कशन करना है। तो उस डिस्कशन के लिए क्या लगेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है और वो जो टॉपिक यानी कि जो कंटेंट है, उन दोनों से निकलकर जो हमारे थॉट्स या जो भी हमारा थॉट्स आएंगे वो क्या है, हमारे प्रोडक्ट निकल कर आया, या वो सिंबॉलिक, बिहेवियरल, विजुअल, किस तरीके का प्रोडक्ट वो निकल कर आया, तो वो है हमारा मेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु प्रोपाउंडेड द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ऑफ कोर्स जेपी गिलफोर्ड इसका आंसर होगा, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमने बहुत पहले इस चीज को हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो हमारा ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो किसका गुणनफल है, वो है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। दोनों का ही हमारा इक्वल रोल प्ले करता है। किसमें, मैंने आपको बोला था ना ये क्वेश्चन आता है। देखो, ये सेट एक जो है हमारा 2021 का जो एचटेट का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। ठीक है, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। इसमें आपको मैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है उस पर मैंने आपको पूरी एक वीडियो दे रखी है, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें। ठीक है, अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। हमने भाई ये भी पढ़ा था कि फिजिकल डेवलपमेंट को कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव लेवल, सब सारे डेवलपमेंट्स को हमने पढ़ा, और कौन सी चीजें किसको इफेक्ट करती हैं। आप देखो, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सबसे पहले आ जाता है जोग्राफिकल एनवायरनमेंट। देखो, जो पहाड़ी लोग होते हैं, यानी कि जो ऊपर नॉर्थ की साइड, मैंने आपको बताया था कि जो है एक इंडिविजुअल, अगर वो नॉर्थ में रहता है तो उसका हाइट का थोड़ा इशू होता है, क्योंकि जो नॉर्थ साइड में रहता है उनका हाइट थोड़ा कम होती है। अगर हम बात करें जो मतलब उत्तराखंड वगैरह में, जो जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनके हाइट कम में, और जो एक नॉर्मल जो प्लेन एरियाज में जो एक इंडिविजुअल रहता है उसके हाइट में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। क्यों, क्योंकि वो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है एक इंडिविजुअल के फिजिकल डेवलपमेंट में, क्योंकि वहाँ का वेदर अलग है,
ठीक है, वहाँ के सीजन्स अलग हैं, ठीक है, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो थोड़ा डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करें प्लेन एरिया के ज्योग्राफिकल कंडीशन से। इसीलिए जो ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है न्यूट्रिशियस फूड। अब न्यूट्रिशियस फूड की हमें बात क्या हो रही है, देखो खाना, ऑफ कोर्स जो खाना है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगा। अगर हम न्यूट्रिटिव फूड लेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगी, ठीक है, हम जो थोड़ा हमारे अंदर स्ट्रेंथनिंग आएगी। बट अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड नहीं लेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा फिजिकल बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशियस फूड भी हमारा पूरा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं यानी कि अंतस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है हमारी, ये भी क्या होती है, अफेक्ट करती है हमारे। अगर ये डिसबैलेंस हो जाते हैं तो क्या करता है, ये अफेक्ट करता है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पे। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो तीनों ही चीजें हैं, हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर, हमारा फूड और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, तीनों ही अफेक्ट करती हैं, यानी कि क्या करती है, तीनों ही प्रभाव डालती है हमारे फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास पे। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस आपको आप कंसेप्ट से रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।